सेट थ्योरी में वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन पर हम लोग पहुंच रहे थे। ठीक है, कल यूनियन शुरू किए थे। अगर दो सेट ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी है, अगर हम लिखे ए इक्वल्स टू ए बी सी, अब बी इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स वाई जेड, सी इक्वल टू सी डी एक्स, ओ सी यहाँ पर लिखे हुए सी भी लिख दिए, तो बी लिख देते हैं, बताओ। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट को मिला देना। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं कहीं पर ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के एलिमेंट को मिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर हम लिख रहे हैं ए यूनियन सी, तो क्या होगा, देख रहे हैं कि ए बी सी पहले तो लिख लो, ठीक है, बी तो पहले से आया हुआ है तो बी को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर क्या हो जाएगा डी और एक्स। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड पहले लिख लो, बी डी एक्स है तो एक्स तो पहले आ चुका है, अब आपको लिखना है बी और डी को। बस समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको मन हो गया तीन सेट को मिलाने का, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिलाना है, तो लिखिए पहले तो ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर बी आ चुका है, एक्स आ चुका है, सिर्फ आपको डी को ऐड करने का ज़रूरत है। कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर ए यूनियन बी है तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है ए यूनियन बी का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ आर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है या तो ए में से आ जाएगा नहीं तो बी में से आ जाएगा, दोनों में है तो दोनों में से भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहा है, समझ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद बोले थे कुछ क्वेश्चन हम लोग कह रहे थे, बेसिक चीज़। ठीक है, अच्छा याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं। अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, यहाँ देखो ए यूनियन बी, क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए ए यूनियन बी में? अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए? नो सर, ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, बी के सारे एलिमेंट आ गए। कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हो गया कि जब ए के सारे एलिमेंट उसमें आ गए तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला देखने के साथ क्या पता चला, पहला प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी जो ए जो होगा सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। दूसरा प्रॉपर्टीज पता चला क्या, बी भी सबसेट हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कोई दिक्कत। आगे का प्रॉपर्टी और कल इकट्ठा किए थे हम लोग, कि हम बोले थे कि अगर ए यूनियन फाई किया जाए तो क्या आएगा। अमृतेश जरा सोचो, ए यूनियन फाई करेंगे तो, ए यूनियन फाई, यहाँ पर सोचो एक सेट है, ये कोई भी सेट है ए, फाई ए एक, अगर दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा। तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, चौथा का बात करते हैं, अगर ए यूनियन ए निकालना रहे तो यही आएगा। ठीक है, पांचवा बात करते हैं। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का या फिर बी सबसेट है ए का, बी इज इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या हो गया, बी का सारा एलिमेंट ए में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो किसके एलिमेंट रहेंगे, यही के ना रहेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी का सारा एलिमेंट जो है, ठीक है, बी का सारा एलिमेंट जो किस में आ चुका है, ए के अंदर में। आप दोनों को मिलाएंगे क्या आएगा, यही आएगा। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना इसको।
इफ बी सबसेट ऑफ ए, देन खुद से सोचो जरा, बी सबसेट है, बी सबसेट तो बी के तो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे ही, बाकी ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ए में अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो ये तो आएगा ही, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आया। हाँ हाँ, ए यूनियन फाइव बराबर है, यानी कि ए जो है, ए में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एक ग्रुप फाइव है जिसमें कोई नहीं है, दोनों मिल गए तो फिर भी ग्रुप में कौन रहेंगे, एक ही एलिमेंट रहेंगे। बस समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अच्छा अब जो है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही सेट को हम लोग मिला सकते हैं। यहाँ देखो अगर बहुत सारे सेट हैं, यहाँ देखना बाबू इधर, अगर हमारे 3 सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, 4 सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे, जब ज़्यादा सेट हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 100 वो सेट हैं, सपोज दैट 100 सेट हैं, तो कौन उतना लिखने जाएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट सिंबल का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ देखना, ऐसे लिख लेंगे, यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई से, मेरा सेट क्या है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे 9वां में ना, F1 X1 F2 X2 F3 X3, उसी तरह से वहाँ पर जैसे सिग्मा खुलता था, यहाँ पर यूनियन लगा दूँ। अब मान लो कि तुमको कितना सेट लेने का मन है, 100, इसको लिख दो I = 1 to 100, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, फिर ऐसे बैठ के लिखते रहिए। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसीलिए तो सेट को अलग अलग ऐसा नंबरिंग दिया गया, A1 A2 A3 करके, उसको शॉर्टकट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। समझ में आ रहा है, बोलो। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है यूनियन आई बराबर 1 to 10, इसका मतलब टोटल कितने सेट हैं, 10 सेट, उनका यूनियन लिया गया है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, इधर देखो, क्लियर है, नोटेशन समझ में आ रहा है। ठीक, इसका वेन डायग्राम जो हम लोग बनाए थे, याद रखना, ए और बी 2 अगर सेट हैं, अगर उसका यूनियन आप ले रहे हैं, यहाँ देखो, तो पहले तो 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं ए यूनियन बी का, जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन रहे, तो फिगर ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, बी यूनियन का मतलब सबका एलिमेंट लेना। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ले लेते हैं A = 1 2 3, B = 3 4, तो फिगर कैसा बनेगा, A यूनियन B, क्या मिलेगा बाबू, 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर मार्क करने के लिए जाएंगे तो 3 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा, और इधर 1 2 इधर 4, सारे एलिमेंट आए हुए हैं, इसको ऐसे ऐसे शेडिंग करना पड़ता है कि हम सारे एलिमेंट को ले रहे हैं। समझ में आ गया ये एक केस। अच्छा, दूसरा केस का बात करते हैं, कि फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ये होगा, ठीक है, कि ए और बी डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट क्या होता है आगे पता चलेगा, यानी कि कोई चीज़ कॉमन ना हो। ठीक है, ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 3, बी इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, 4 5, कोई दिक्कत,
यहाँ पर क्या होगा बाबू, ए 1 2 3, बी क्या हो गया 4 5, यूनियन का साइन। अच्छा, जब ए यूनियन बी करेंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे कि नहीं, ठीक है, भले ही ए और बी कहीं पर कट नहीं कर रहे हों लेकिन आएंगे तो सारे, इसका शेडिंग ऐसे होगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला, अगर बी जो है ए का सबसेट हो जाए, बी ए का, ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम लेना चाहें, इस केस के लिए ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स ले लेते हैं 1 2, तो बी क्या हो गया, पूरा पूरा आ गया, तो बी आ गया यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आ गया 3, फिर भी स्केचिंग जो होगा शेडिंग पूरा होगा। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ये समझ में आ रहा है, लिखना है तो लिख लो जल्दी। इसी में कुछ देख लो, ये तो 5 प्रॉपर्टीज हो गया, ये तो नोटेशन था, ठीक है, ये क्या था, नोटेशन। अच्छा, याद रखो बाबू, ये देखना, अगर हम ए यूनियन ऐसे मतलब कि यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट करते हैं, क्या आएगा, ए का यूनियन ले अगर यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा सेट रहता है जिसके अंदर जो भी दिए हुए सेट हैं सब के सब आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, क्या इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि जो 7 होगा, ए यूनियन बी जो होगा, ये बी यूनियन ए के इक्वल होगा, कि दोनों में अंतर आएगा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम ही रहेगा ना, दोनों को मिलाना है तो कोई दिक्कत, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 3 सेट हैं, 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो मान लीजिए कि पहला दोनों को मिला करके बाद में सी को मिला और इधर कर दिए, पहले बी और सी को मिला करके ए को मिला, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब जरा कुछ चीज़ें समझ लो, ये जो हम लोगों ने लिखा है ए यूनियन ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, इसको नाम दिया जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको क्या नाम देगा, बचपन से पढ़ते आ रहा है, बचपन में पढ़ता होगा ऐसे 2 + 3 = 3 + 2, बताइए कौन सा लॉ काम कर रहा है एडिशन का, नहीं पढ़ा था, 5 4 5 6 में से पढ़ना रहता है, बड़ा दिमाग खराब करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि आपस में अगर जगह को हम इंटरचेंज कर सकें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे में कि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 दो अलग अलग चीज़ें हैं, बस समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो 6 ही आएगा, लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता, समझ में आ रहा है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, तो दिक्कत। अच्छा, यानी कि आपस में जगह को चेंज करने की जो आज़ादी दे वो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉ है इसको क्या नाम देते थे, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, यानी कि यूनियन जो होता है, अगर सेट्स का जो यूनियन होता है वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, समझ में आ रहा है।
जरा इसको देखो, याद आ रहा है कुछ ऐसा करने के लिए रहता होगा 2 + 3 + 5, चेक करके बताइए कौन सा नियम है। अरे तो हमको ही पता है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है बाबू। ना, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अगर चीज़ें एसोसिएटिव रहती हैं तो हम ब्रैकेट को जो है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए फ्री रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? बस, कोई दिक्कत? तो अभी तो मतलब कि आप बिना मतलब की सब चीज़ों को जाने में भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 सालों बाद अगर मैथ पढ़ने का मौका मिला मॉडर्न अलजेब्रा, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर ये लिखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अलग रूल बनाए जाएंगे ना। मल्टीप्लाई है लेकिन वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन हो गया वो। जब अभी तो बोला ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हम बोल दें कैसे, A स्टार B स्टार एक मेरा ऑपरेशन हो गया। जैसे में प्लस क्या है? ऑपरेशन है। माइनस क्या है? ऑपरेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, डिवीजन एक ऑपरेशन है। एक नया ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, A स्टार B बराबर होगा, यहाँ पर देखो A + B - AB डिफाइन कर दिए। तो कोई तुमसे पूछेगा 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या बोलेगा? 2 + 3 - 2 × 3 यानी कि -1 आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आगे चल करके सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है कि यहाँ पर इसका ये मीनिंग है, वहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे तो 2 + 3, तो वहाँ पर 2 + 3 का मतलब ये नहीं कि 5 ही हो सकता है, वहाँ पर प्लस वहाँ बगल में डिफाइन किया हुआ रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा इस ऑपरेशन पर, ठीक है, हाँ इस ऑपरेशन पर कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। जैसे मैं 12th में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना था तो वहाँ पे सब चीज़ चेक करना था। 12th में जब बाइनरी ऑपरेशन था तो वहाँ पे सब करना रहता था कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। अब इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर B स्टार A कर दे तो B + A - B हो जाएगा, फिर भी वैल्यू क्या होगा? चेंज नहीं होगा। अरे 3 + 2 - 3 × 2 वैल्यू क्या आएगा? वहीं आएगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर हम ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन कर दे तो क्या आगे कॉम्यूटेटिव रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया? 5 आएगा। और 3 स्टार 2 करेगा तो बाबू 3 स्टार 2 करेगा तो क्या आएगा? 3 - 2 बस समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? तो A स्टार B और B स्टार A का वैल्यू क्या आ गया? अलग अलग, यानी कि ये जो ऑपरेशन है कॉम्यूटेटिव नहीं है। सुना गया? तो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें एडिशन कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो वहाँ उसी तरह से जो यूनियन होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। यूनियंस आर कॉम्यूटेटिव, यूनियन ऑफ सेट इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर है? अच्छा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। यानी कि ब्रैकेट को आपको जो इसने फ्री कर देता है, अगर एसोसिएटिव है तो आप ब्रैकेट कहीं पर भी लगा करके यूज कर सकते हैं। समझ गया? फॉर एग्जाम्पल बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था, ठीक है। बोर्ड मास का कोई एक सवाल लिखा हुआ है, तुमने सारा ब्रैकेट को हटा दिया और जोड़ घटाव गुना भाग कर दिया, क्या वो आंसर करेक्ट माना जाएगा? नहीं ना। यानी कि वहाँ ब्रैकेट का क्या है? इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन सब अगर एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव होते, प्लस माइनस डिवीजन सब अगर एसोसिएटिव होते हैं तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा,
क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हर जगह कैसा सिंबल है, प्लस है, हर जगह प्लस है। प्लस क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। सारे ब्रैकेट को अगर हम हटा भी दें, फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस रहेगा तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें आप देखते रहते थे, इग्नोर करते थे, काम चलता रहता था, कोई बात नहीं, अब उसको जो है धीरे धीरे अब लाना है। ठीक है, और 4-5 में कौन इतना करने जाएगा, वहाँ पर 2 जोड़ 2 4 हो जाए वही काफ़ी है। ठीक है, वहाँ पर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव समझाना पागलपन भी है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जा, आगे बढ़ा जा। ठीक, ए यूनियन फाई क्या आया था, ए। ठीक है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यानी कि एक वैसा सेट जिसके साथ यूनियन करने पर वही सेट आ जाए। ठीक है, कोई भी सेट है, कोई भी सेट है। ठीक है, आइडेंटिटी को ऐसे समझो, कोई भी सेट है, उसके साथ एक ऐसा सेट बताओ, हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेट बताओ जिसको किसी भी सेट के साथ यूनियन करे तो मेरा पहले वाला सेट आ जाए। ये ना है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा पूछ रहे हैं, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको हम किसी भी नंबर में जोड़ें मेरा वही नंबर आ जाए। 0, तो पढ़ा होगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कोई ऐसा नंबर बताओ इधर, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा नंबर वहीं का वहीं रहे। 1, तो पढ़ा होगा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5-6 में, उसमें तो पढ़ता कहाँ था, बस समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर समझ भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है ना। ये जो टर्म है आइडेंटिटी का मतलब, उसको वहीं रहने थे, यानी कि ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं जिस पर, ठीक है, वो वहीं रहे, तो वो नंबर रिजल्ट कौन दे रहा है, 1, तो 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जोड़ने पर वहीं रहे तो वो सुविधा कौन दे रहा है, 0, 0 आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सेट का यूनियन एक ऑपरेशन है, यूनियन क्या है, ऑपरेशन। सेट पर यूनियन का ऑपरेशन लगाने पर, ठीक है, वो सेट बदले ही नहीं, तो उसकी गारंटी कौन दे रहा है, फाई। तो फाई आपका क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ। अब समझ आ रहा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शुरू हो रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का बस सिंपल सा मीनिंग समझो, जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ देख बाबू, अगर हम लेते हैं सेट A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 4 6, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B, याद रखो, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, A ये वाला साइन से, उल्टा U, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, और इसमें क्या आएगा, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 2 4 6 है, कॉमन क्या है, 2, बस सुना रहा, 5, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं एक डी सेट बनाते हैं, ठीक है, 4 6 8, अगर हम लिखें A इंटरसेक्शन D, बोलो क्या आ रहा है, A और D में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, खाली रह जाएगा,
यानी कि क्या हो जाएगा बाबू 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। कजी क्या कभी ऐसा होगा, ठीक है ऐसा देख 1 + 1 = ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 दूसरा वाला में क्या दिक्कत हो गया तो ऐसा कभी देगा ही नहीं वो, ठीक है। बढ़िया चीज पर लॉजिक नहीं आएगा, एग्जाम में दे दिया तो, एग्जाम में देगा तो यही देगा, टेंशन मत, स्टैंडर्ड है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ देखना। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका जो वेन डायग्राम हम बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ देखना बाबू, इधर ए अमृतेश इधर देख, जैसे ए बराबर लिए थे 1 2 3, B = 2 4 6, C = 5 6, 5 और 6, अलग अलग केस बनाते हैं। मान लो कि बनाते हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के शेप में A और B, अगर कॉमन है तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है दोनों में, 2, कॉमन पार्ट में क्या आ जाएगा बस 2, और यहाँ पर क्या है 1 3, ये मेरा ए हो गया, यहाँ पर B है, इसमें क्या है 4 6, लेकिन हमको इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन पार्ट है बस उसी को दिखाना है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, A इंटरसेक्शन B। कोई दिक्कत? हाँ, पूरा नंबर लिखेंगे, बताएंगे तो सेट कौन कौन है। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये जो रीजन है क्या है, कॉमन रीजन है, ठीक है। इसमें क्या आया है 2 आया हुआ है। आगे बढ़ें। अच्छा सपोज करो अगर हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना। जब नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, ए और सी, ठीक है। ए में कौन कौन है 1 2 3, और यहाँ पर 2 4 6, कोई शेडिंग नहीं होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, सी में 5 6, सॉरी तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, बहुत सुंदर। यानी कि जो तीनों में हो, कोई है क्या, नहीं ना। लेकिन तीनों का डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, याद रखना। ए और बी में कुछ है, ठीक है, याद रखो। ए और बी, क्या बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, 6 है, देखना ए बी सी, बी और सी में क्या कॉमन है 6, ए और बी में क्या कॉमन है 2, ठीक है, सुना रहा है। अच्छा बाकी ए में कौन है 1 3, लिख दो। बी में 4 और 6, 4 बच गया, ठीक है, और यहाँ पर 5, अच्छा लग रहा है।
क्या सेट करेगा? तू तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा था, कुछ आया क्या तीनों में कॉमन? नहीं ना, बोलो, तीनों में कुछ कॉमन आया? कहाँ? तीनों में कॉमन कब आता? जब तीनों एक दूसरे को कट करते, तीनों एक दूसरे को कट करते। एक एग्जांपल लेते, वहां समझ में आएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? ये सब लिख लिया है ना? ठीक है, अभी हम ऊपर वाला खाली डिफिनीशन रखेंगे। बाबू इधर, ठीक है, बात सुन में आ रहा है? देखो तो, ए और बी में कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन है, क्या तीनों में भी कुछ कॉमन है? ठीक है ना? यानी कि तीनों एक दूसरे को भी कट करेंगे, यहाँ देखना। ठीक है, अब जरा फिल करते हैं। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, बस समझ में आ रहा है? अच्छा जरा बताना, तीनों का कॉमन रीजन कौन है? यही ना है? और तीनों में कॉमन कौन है? 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अच्छा अब जरा देखना, 1 मिनट, ए और बी में देखो क्या कॉमन है? 2 3। तो ए और बी का बात करते हैं तो 2 तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर 3 लिख दिया तो सी में भी आ जाएगा। क्या कहाँ लिखना पड़ेगा? ऊपर में आ गया। ए और बी में कौन कॉमन है? 2 और 3, और 3 जो है सी के साथ नहीं है तो उससे ऊपर लिख दिए। बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन सेट होगा? 2। अगर तीनों का बात करेंगे तो सिर्फ शेडिंग किसका होगा? इसका। बाकी लिखते हैं, ठीक है? तो 1 2। अच्छा, ए और सी में क्या क्या कॉमन है? इधर यहाँ देखो बाबू, अभी इधर है, ओए इधर देखना यार। ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 2 और 4। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। 2 ऑलरेडी मार्क हो चुका है, 4 कहाँ लिखाएगा? समझ आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखो बी और सी में, जरा देख लेते हैं। बी और सी में सिर्फ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 भी है, तो 5 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर लिखना चालू कर दो। 2 2 3 4 हो चुका है तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 3 5 हो चुका है, यहाँ पर हो गया सब। समझा अमृतेश? ये तेरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सब आ जाएंगे एक ही जगह। हाँ सेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और कोई डाउट है तो बोलो। हैं? हाँ बोल बोल। क्या कॉमन आया? 2 1। कोई दूसरा नंबर डाल दे, यहाँ देखना 8। हाँ तो खाली छोड़ देंगे, है ही नहीं तो छोड़ देंगे। समझ आ गया? तीनों में सेम ही एलिमेंट है तो तीनों एक ही सर्कल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए बी सी तीनों, और उसको पूरा शेडिंग कर देंगे। समझ में आया? आगे बढ़े? हैं? ठीक। अब जरा देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन लिख रहे हैं बाबू इधर।
ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक सेट होगा। उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी हो और बी में भी हो। और सुनना रहा है, यहाँ आप देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। एक जगह इंग्लिश का और है, एक जगह हिंदी का और है। इसको भी और लिख सकते हैं ना, यहाँ पर किसका और है, हिंदी वाला, यहाँ पर किसका और है, इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाला जो और है, ठीक है, वो यूनियन को, इंग्लिश वाला और जो है यूनियन को, और हिंदी वाला जो और है वो इंटरसेक्शन को, यानी कि एंड। एंड का मतलब दोनों में हो। जैसे हम बोल दे दीप एंड विकी कम हियर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को आना है। अब बोल दे दीप और विकी, इंग्लिश वाला और, ठीक है, इंग्लिश वाला और, दीप और विकी कम हियर, तो दीप भी आ सकता है, विकी भी आ सकता है, या फिर दोनों आ सकता है। पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मिठाई बांट रहे हैं तो दोनों आ जाएगा। अब पनिशमेंट देना है, ए तू जो, ठीक है। और कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, ए तू जो ना, क्या, इसीलिए ना और लगा है। इंग्लिश वाला और का मतलब अपने में नहीं आ सकता है, ठीक है। कहने का मतलब उसकी इच्छा पर है कि दोनों आ जाएं, एक आ जाएं, ठीक है। छूट मिला हुआ है, सोचने का वहां पर मौका है कि भाई तू चला जा, भाई तू चला जा, ठीक है। लेकिन एंड वाला में क्या है, दोनों को आना है। यहाँ पर एंड है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सिर्फ वैसे ही लोग आएंगे जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंग्लिश वाला और है, इसका मतलब होता है हिंदी में या, जो ए में है वो आ जाए, या फिर जो बी में है वो आ जाए, ठीक है। यानी कि जो भी है उन सबको सादर निमंत्रण है। सुना रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है, छुट्टी कीजिए, अरे मारेंगे इधर से ना। इधर आगे बढ़े, यहाँ देखना, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। अच्छा बाबू, इधर सबसे पहला प्रॉपर्टीज, a इंटरसेक्शन b में कौन आ रहे हैं, जो कि x a में भी है और b में भी है। तो क्या हम बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b का जो है सारा एलिमेंट a में होगा और b में भी होगा। सोचो, a इंटरसेक्शन b जो सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए से और बी से, और कहीं और से आ जाएंगे नहीं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या ए का सबसेट हो गया, बी, ठीक है। क्या आएगा इसमें, ये जो एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ए से, बी से। यानी कि ए इंटरसेक्शन में बी में जो भी एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है। तो अगर इसके सारे एलिमेंट ए में हैं तो ये जो सेट है ए का क्या हो गया, सबसेट, और ये जो सेट है बी का भी क्या हो गया, सबसेट। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज मिला, ठीक है। यहाँ पर देखना बाबू, पहला प्रॉपर्टीज, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए
एंड कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर लिखते हैं दूसरा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई, सीधा बैठ के सोच अमृति, ए इंटरसेक्शन फाई, सोचो ना, दोनों में कॉमन खोजना है, क्या मिलेगा कॉमन? कुछ कॉमन मिलेगा क्या? अरे फाई खाली है, ए में अपना कुछ होगा ही, ठीक है, नहीं भी होगा तो फाई इंटरसेक्शन फाई फाई रहेगा, अगर कुछ रहेगा तो भी फाई ही रहेगा, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा, ए इंटरसेक्शन ए में ए का इंटरसेक्शन कराओगे तो बताओ क्या क्या कॉमन मिलेगा? सारा मिल जाएगा, जरा दिमाग में आ जाएगा ए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चौथा, क्या था, क्या क्या लिखवाएं यूनियन में? हाँ, क्या इस चीज को फिल कर पा रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होगा, ठीक है, होगा ना? यूनियन में क्या क्या लिखवाए हैं? हाँ, ठीक। छठा, इफ बी सबसेट ऑफ ए, बराबर कर देंगे एकदम, इफ बी सबसेट ऑफ ए देन जरा इस पर सोच के बताओ, बी ए का सबसेट है, बी आएगा धनंजय, बी ए का सबसेट है, हमको कॉमन खोजना है, बी ए का सबसेट, इसका मतलब क्या है? बी के सारे एलिमेंट किस में है? ए में है, और दोनों में कॉमन खोज रहे हैं, पूरा बी ही आ जाएगा, कोई दिक्कत? है? यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ देखो, एग्जाम्पल इसमें खुद से आदत बनाओ खोजने का, अगर ये आदत बना रहेगा ना, टीचर एग्जाम्पल खोज के दे रहा है तो बहुत गलत बात है, ठीक है, एग्जाम्पल जो है बनाने का आदत खुद से डालिए। दोनों का इंटरसेक्शन में ये जो पूरा इसमें आ ही गया है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया? बी ही आ गया, ठीक है। हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है तो एक काउंटर एग्जाम्पल खोजना, हमारा ना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना ज़्यादा खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट पर पकड़ उतना ज़्यादा हो रहा है। सोचते रहिए, एग्जाम्पल जो सोचते रहिए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज था, यहाँ पर देखो बाबू, ये जो है, अच्छा एक और था यहाँ पर छूट गया, चौथा पांचवा इसको यहाँ पर कर देते हैं, छठा ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये जरा बता दो, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? सारे आते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पता करना, क्या आएगा? ये आएगा, कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हमको तीन का इंटरसेक्शन लेना था, तीनों में कॉमन फाइंड करना था, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते पहला दोनों में कॉमन निकाल लें और फिर उस कॉमन को तीसरे में से देखें कि क्या क्या कॉमन है? हाँ, या फिर दूसरा तीसरा में से हम पहले कॉमन निकाल लें और फिर इसके साथ कॉमन निकाल लें, हैं, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? तीनों में कॉमन। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर नाम देने पर आए हम लोग, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? एसोसिएटिव, यानी कि जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या हुआ कि हमको जब ब्रैकेट को जो है फ्री करने का, ठीक है, राइट मिल गया। और समझ आ रहा है? अगर हर जगह इंटरसेक्शन का साइन है तो हम पूरे ब्रैकेट को एक साथ हटा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, बीच में कोई दूसरा साइन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, फिर यहाँ पर अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है, ये क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव, ए का बी के साथ की है या फिर बी का ए के साथ, ये क्या बन गया? इंटरसेक्शन क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं। अब हमको आइडेंटिटी खोजना है। आइडेंटिटी खोजना है। आइडेंटिटी का क्या काम है? तो उसके साथ अगर वो ऑपरेट हो तो वही रिजल्ट दे दे, यानी कि इंटरसेक्शन करने पर मेरा पहले वाला सेट आ जाए। तो किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे कि मेरा पहले वाला सेट आ जाएगा? ना, फाई के साथ करेगा तो फाई आ जाएगा। इससे तो बड़ा होना चाहिए। और कोई भी सेट से उससे बड़ा सेट कौन होता है? यूनिवर्सल। तो किसके साथ करना पड़ेगा? यूनिवर्सल। अगर यूनिवर्सल के साथ हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आएगा ना। यहाँ पे यूनिवर्सल किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का। बस समझ में आ रहा है? और ये आपका हो गया आइडेम्पोटेंट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हाँ, लॉ तो सब तो इसी दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। लॉ याद करने वाले तो अब मतलब कि वो आ रहा है, जरा उसको बता देते हैं। ठीक है, अब देखना इधर एक चीज और बताते हैं। ये सब इतना हो गया, ये तामझाम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर है, जैसे हम वहाँ पे यूनियन में लिखे तो बहुत सारा का इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक 100 का सेट है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। आओ इसको इधर मान लो कि हमको लिखना है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेकर के A100 तक 100 का सेट है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे इंटरसेक्शन I = 1 टू लेकर के 100 शॉर्टकट में। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? आज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, उसके बाद कल बताएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बस एक ही चीज़ बताते हैं, डी मॉर्गन। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन। ठीक है, मैथमेटिशियन थे बहुत। हाँ, अच्छा ठीक है, परसों मुलाकात होगा। हंस रहा है कि तुमको हमेशा छुट्टी चाहिए। हाँ ना, A1 क्यों होगा? यहाँ पर A1 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना,
कुछ भी एलिमेंट ले लिए, A2 का मतलब हम कुछ भी ले लिए। तो देखेंगे ना अब क्या आएगा, हमको थोड़ा ना पता है उसमें क्या आएगा, वो तो एलिमेंट देख के पता चलेगा, वो तो एलिमेंट देख के पता चलेगा ना। बस समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखना 3 एग्जाम्पल। A1 बराबर जा रहा है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट तुमसे पूछ रहे हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बताओ। सोचो। ओह सॉरी, सोचना स्टार्ट करो। पहले सेट में देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले जो पहला जो सेट है उसमें कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं? इवन। और क्या बोल सकते हैं? वो नंबर को 2 का टेबल, 2 का टेबल मतलब 2 का डिविजिबल, 2 का मल्टीपल बताए हैं। एलसीएम एचसीएफ 10वां में पढ़ाए होंगे, याद करो पिछले जन्म की बातें, ठीक है। पिछला जन्म तक खाली मैट्रिक तक तुम पढ़ा था, हमको याद है। वो भी फेल हो गया था पिछला जन्म में, ठीक है। उसके पिछला जन्म में तो न्यूटन था। यहाँ देखो पहला में पहला में क्या है? 2 का मल्टीपल है। दूसरे में क्या है? 3 का मल्टीपल। तीसरे में 5 का। अब इंटरसेक्शन पूछे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? वैसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसे नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम। कौन बोला? तुम। बहुत सुंदर। एलसीएम निकालते हैं। अगर 2 का भी मल्टीपल फाइंड करना है, 3 का भी फाइंड करना है, 5 का भी, तो तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। यहाँ पर क्या आएंगे? 30 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएंगे? 30, 60, 90 ऐसे आएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ रहा है? अभी प्रोसेसिंग में है, कंप्लीट हो गया है। क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। इंटरसेक्शन मतलब वैसे एलिमेंट जो तीनों में आए, और तीनों में आने का मतलब 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा। अब तीनों का मल्टीपल होने का मतलब तीनों का एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम 30 होगा, अब बाकी 30 के जितने भी मल्टीपल निकाल दो सब इसमें आएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, आज का लास्ट कंसेप्ट ना, डिमोर्गन तो अगला दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देखना, बाबू इधर इधर देखना। यहाँ देखो, कहीं किताब में पढ़ा है ऐसा बचपन में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, मतलब नहीं पता होगा, लेकिन शब्द देखा होगा, ठीक है। समझाते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा, जब भी तुम इसे सोल्व करता है, a इंटू बी प्लस सी लिखा है, इसको लिखता है कि नहीं? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बड़े मजे से लिखते आया है, लिखते आया है ना? अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं क्या? a प्लस बी, क्या ऐसे लिखते हैं कभी? नहीं ना, गलत है ना? गलत है ना? तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ देखो, या फिर ऐसे अगर है, लिखते हैं, कोई दिक्कत?
लेकिन अगर ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है तो ऐसे कभी किया है बचपन में? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये जो रूल बना है इस रूल को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भाई? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिमाग में गया? ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। और सुन रहा है ना? कोई दिक्कत? सुन रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, तो उसी तरह से लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन नहीं हो पा रहा है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। यहाँ पर देख पा रहा है, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। सुना रहा? यूनियन को कहने का मतलब देखिएगा, यहां देखो बाबू, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखी। क्या बोले हैं? यूनियन को इंटरसेक्शन पर हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई वाला सोचो, ए मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस क्या लिखता था? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब पर कौन है? यूनियन। इसको लिखेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन। अब समझ आ गया? यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। समझे बबुआ मेरे? ठीक है। अच्छा, दूसरा है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ, दोनों में ट्रू। और सुना रहा है? तो आपको सब सेट दिया रहेगा, ए बी सी दे देगा, बोलेगा कि इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो आपको इधर जैसे वेरीफाई करना 3 सेट दिया ए बी सी। ठीक है, क्या देखिए, एक करके दिखा देते हैं आप लोग के लिए। ले लिए? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, पहला को चेक करते हैं, LHS। ठीक है, क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, और ए का वैल्यू कितना है? 1 2 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा बाबू? बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 2 आएगा ना? सिर्फ 2 आएगा। 2 6 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनियन करने पर क्या आ जाएगा? 1 2 3। समझ में आया? LHS निकालें, RHS। यहाँ देखना, RHS क्या लिखे हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी निकालो बाबू, 1 मिनट। ए यूनियन बी निकालो, 1 2 3 4 6। ए यूनियन सी निकालो,
1 2 3 6। इंटरसेक्शन में क्या आ गया देखो, आया क्या, LHS RHS इक्वल आए तो वेरीफाई हो गया। समझ में आया बबुआ? हैं? उसी तरह से अपना कर लोगे, प्रूफ करके दिखाएं, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, प्रूफ एक आध करके दिखा देंगे कैसे किया जाता है, पता चलेगा। नहीं, प्रूफ एक आध करके दिखाएंगे तब तुमको पता चलेगा क्या कितना थिंकिंग स्किल इसमें लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी जो है अगला वाला चैप्टर बनाना शुरू कर दो। एक डिमॉर्गन्स लॉ बच चुका है, बाकी सब बनाओ जहाँ तक बनेगा। ठीक है।